टोटल 3 तरह के लेवल्स होते हैं टीचिंग के अंदर, जो यूजीसी पेपर 1 में हमको दिया गया है। इस वीडियो में हम तीनों लेवल को समझेंगे आसान भाषा में, उसके एग्जाम्पल क्या होता है और उसके फायदा नुकसान क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मेमोरी लेवल के बारे में, जो जिसको आप हर्बर्ट भी याद रख सकते हो। मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि एमसीक्यू पूछे जाते हैं। जो मेमोरी लेवल होता है ना, नाम में ही आंसर है। आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं, जो लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, वो लोग का जो सिलेबस होता है ना, वो रट्टे मारने वाला होता है। जैसे दो एक कम दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ। तो टेबल भी हम लोग गाने की तरह याद रखते थे ना। अगर जरा भी गाना या म्यूजिक आगे पीछे हुआ तो पूरा टेबल मतलब आंसर गलत आने लगेंगे आगे जाके। तो आपको जो रिदम है, जो म्यूजिक है, वो याद रखना पड़ता था, उसके हिसाब से टेबल चलता था अपने माइंड में। फिर एबीसीडी सिखाई जाती थी, एक दो तीन चार सिखाया जाता था। तो क्योंकि ये बच्चे इतने छोटे होते हैं कि इनका इनके पास सिर्फ मेमोरी ही होती है, उनके पास अंडरस्टैंडिंग का जो माइंड है वो नहीं होता। छोटे बच्चों के सामने अगर मैं पाइथागोरस लेके आ जाऊं तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बच्चों को तो ट्राइंगल किसको बोलते हैं वो भी नहीं पता ना। तो पाइथागोरस क्या समझेंगे। तो इसलिए ये जो लेवल है मेमोरी लेवल, वो बच्चों के लिए रखा गया है। जो स्मॉल किड्स होते हैं, जो स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए रखा गया है। इसमें सब मेमोरी लेवल में मेमोराइजेशन को सबसे बड़ा महत्व दिया है। रूट लर्निंग जो होती है ना, जिसके पास मतलब आपको बाय हार्ट करना सिखाया जाएगा। दो दूनी चार सिखाया जाएगा, यानी कि 2 into 2 4। लेकिन वो 4 क्यों आता है वो नहीं पता बच्चों को, लेकिन हाँ, रट्टा मार के 4 आता है इतना पता है, राइट। तो यहाँ पे बच्चों के पास थिंकिंग कैपेसिटी नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं तो ये लोअर क्लास के बच्चों को होता है, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसको होता है। और ये टीचिंग इज सब्जेक्ट सेंटर होता है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है ना दोस्तों, वो काफी ऑर्गेनाइज रहता है। अगर आप स्कूल में देखा होगा, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे पास किताबें होती थी, वो काफी लिमिटेड होती थी। जैसे अगर पूरे साल में 10 किताबें, तो वो 10 ही किताब में से ही पूछा जाएगा। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, अगर हम डिग्री करते हैं एलएलबी की या फिर एलएलएम की, तो हमारे पास एक ही सब्जेक्ट के बारे में 50 किताबें हैं। जैसे अगर मुझे लॉ ऑफ टॉट पढ़ना है तो मेरे पास 1000 किताबें हैं। तो मैं उसमें से मेरे हिसाब से कोई भी चूज कर सकता हूँ, और बाद में मैं एग्जाम दे सकता हूँ। लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं होता था। 10 किताब होती थी, 10 अलग अलग सब्जेक्ट की, मैथमेटिक्स की, एल्जीब्रा ज्योमेट्री की रहेगी। सॉरी, ये तो ज्यादा आगे हो गया। लेकिन समझो बच्चों के लिए समझो एबीसीडी है, तो एबीसीडी रहेगा ना, चाहे कोई भी ऑथर की ले लो, वो ए को ए ही बोलेगा। बराबर है ना। तो आगे जाके बच्चे बड़े होते हैं तो फिर अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल आता है, लेकिन छोटे बच्चों को मेमोरी लेवल से ही पढ़ाया जाता है, राइट। बाद में बात करते हैं तो सिंपल कॉन्सेप्ट एंड नॉट टू अंडरस्टैंड ट्रू मीनिंग। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं एक चीज बोलता हूँ, यहाँ पे कभी कभी कॉन्सेप्ट भी नहीं सिखाते। ये मैंने कॉन्सेप्ट इसलिए लिखा है, बोल भी सकते नहीं भी बोल सकते, लेकिन इसका मीनिंग कुछ पता नहीं होता बच्चों को। जैसे मैंने आपको बोला दो दूनी चार क्यों होता है, तो बच्चों को इतना पता है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पता है कि हाँ दो दूनी चार होता है, लेकिन क्यों आता है वो नहीं पता। बाद में होता है रीड रिव्यू रिवीजन एग्जाम प्रैक्टिस। तो बच्चों को बार बार लिखवाया जाता था। जब आप स्कूल में केजी में पढ़ते थे तो आपको पता है 5 5 बार स्पेलिंग लिखने को देते थे, जो गलत हुआ वो। ऑक्सीजन का स्पेलिंग लिखो, इजिप्ट का स्पेलिंग लिखो, जेरोक्स का स्पेलिंग लिखो। तो इसलिए आज भी हमको वो याद है। बाद में यहाँ पे क्या होता है, टीचर टीचर जो है ना, उसका रोल एक्टिव होता है, और बच्चों का जो रोल होता है वो पैसिव होता है, क्योंकि टीचर ही सब कुछ सिखाता है। ठीक है ना। बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उनको कुछ खुद से समझ में नहीं आता, बट टीचर को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। जैसे मैंने आपको बोला दो दूनी चार, तो बच्चों को ये पता होता है कि चार आएगा, लेकिन क्यों आता है वो नहीं पता। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो अपने को ऑटोमेटिक समझ में आता है कि 2 + 2 4 होता है ना। बराबर है ना। अपने को क्यों पता चला, क्योंकि हम बड़े हो गए, हमारा माइंड विकसित हो गया है। बच्चों का ऐसा नहीं होता था, इसलिए दो दूनी चार इतना ही पता होता है, लेकिन क्यों चार होता है वो नहीं पता। अब बात करते हैं मेमोरी लेवल के फायदे क्या होते हैं। सबसे पहले तो बच्चों के लिए इजी होता है, क्योंकि घूम फिर के एक ही किताब है एबीसीडी वाली, उसी को रटना है पूरे साल तक। समझ रहे हो। दूसरा है प्री प्लान। जो टीचर होते हैं बाल मंदिर में या फिर फर्स्ट पहले दूसरे चौथे स्टैंडर्ड में, उनके पास उनका पूरा प्लान फिक्स होता है। वो लोग क्या करते हैं, पूरा बुक बिक फिक्स कर देंगे कौन से बुक से पढ़ाएंगे। और हालांकि बुक भी एक ही होती है एबीसीडी वाली, कोई भी आप ऑथर के ले लो, वो एक को यही बोलेगा, है ना। तो वो प्लान पूरा फिक्स होता है कि बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में एबीसीडी सिखाना है, सेकंड में एक दो तीन चार सिखाना है। तीसरा है फोकस रहता है चीजों पे। चौथा है रिपीटेशन, बच्चों को बार बार रटना सिखाते हैं, तो इसलिए रिपीटेशन हो जाता है। पांचवा है बेनिफिशियल फॉर स्लो लर्नर।
अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो स्लो लर्निंग सीखते हैं, यानी कि आप पढ़ने में थोड़े स्लो है, तो उसके लिए फायदे कारक है, क्योंकि एक ही चीज 10 बार सिखाएंगे तो जाहिर सी बात है पता है तो चल ही जाएगा, है ना। अब बात करते हैं मेमोरी लेवल का डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले तो आता है नो थिंकिंग। बच्चों को दो दूनी चार पता है, लेकिन क्यों चार है वो नहीं पता, तो यहाँ पे थिंकिंग है ही नहीं कुछ, बस बुक में जो लिखा है वो रट डालो, है ना। दूसरा है पैसिव लर्निंग। बच्चे रट 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 के रट्टा मार मार के पास हो जाते हैं, तो ये पैसिव लर्निंग हो गया। एक्टिव एक्टिव लर्निंग में क्या होता है, आप कॉन्सेप्ट समझते हो ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते नहीं है आप, ठीक है। तीसरा है नॉट बेनिफिशियल फॉर हायर क्लास। जाहिर सी बात है, अभी आप बड़े हो जाते हो, आप समझो बीकॉम वगैरह कर रहे हो, तो उसमें आप रट्टा मारने का नहीं कर सकते, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर आप सीए पढ़ रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फॉर्मूला को समझना पड़ेगा, तब जाके आप पास होते हो ना। उसमें आप रट्टा मार, हाँ फॉर्मूला आप रट्टा मार सकते हो, लेकिन आगे जाके आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम फेस करनी है, सॉल्व करनी है, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो ही आप सॉल्व कर पाओगे। तीसरा है नो टीचर्स पावर। बचपन में टीचर मारते थे अपने को, कि अगर नहीं बच्चा पढ़ रहा है तो उसको मारते थे चामाट। लेकिन जैसे जैसे हम 12वीं 13वीं में आ गए, या फिर डिग्री कॉलेज में आ गए, तो वहां पे हम लोग कोई मारता नहीं था। 10वीं के बाद तो कोई नहीं मारेगा आपको, है ना। 10वीं तक मारते थे बच्चों को कि भाई चलो मुर्गा बन जाओ, ये करो वो करो, अभी नहीं होता। बाद में आता है नो इंटरेक्शन विद स्टूडेंट। बच्चे इतने छोटे होते हैं, उनको एबीसीडी भी नहीं पता, उनके साथ क्या इंटरेक्शन करेंगे टीचर्स जो है। उनको सिर्फ एबीसीडी सिखा देंगे, लेक्चर खत्म, बस, ज्यादा बातचीत नहीं होता उसमें। अब बात है नो सेल्फ लर्निंग। बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि सेल्फ लर्निंग क्या होती है। उनको एक उंगली पकड़ पकड़ के लिखाना सीखना, क्या बोलते हैं, सिखाया जाता है। इसको एक बोलते हैं, हाथ हाथ पकड़ के सिखाते हैं। वो चौक से लिखाते थे ना, क्या बोलते, स्लेट में 1 2 3 ऐसा लिखाते थे। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये दूसरा है जो मिडल में आता है। पहला आता है मेमोरी लेवल, बाद में आता है अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग। नाम में ही आंसर है, ये मॉरिसन का है दोस्तों। आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट किसका है, मॉरिसन का, ऐसा बोल सकते हैं आप। अंडरस्टैंडिंग जो है वो मेमोरी और रिफ्लेक्टिव के बीच में आता है। गुड देन मेमोरी लेवल। अंडरस्टैंडिंग जाहिर सी बात है, अगर आप समझ के कोई चीज को समझते हैं तो मेमोरी से तो अच्छा है, समझोगे तो ज्यादा याद भी रहता है ना। सब्जेक्ट की मास्टरी हो जाती है अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि आप सब्जेक्ट को इतना समझते हो कि वो उसमें मास्टर बन जाते हो। आगे जाते हैं तो एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अब मैं बोलूंगा कि भाई ये फलाना चीज कैसे होता है, तो आपको कॉन्सेप्ट पता है उस चीज का, है ना। अब बात करते हैं शोज रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स। अब मैंने जैसे इसमें बताया था कि भाई 2 दूनी 4, तो आपको ये नहीं पता, मेमोरी लेवल में आपको ये नहीं पता कि भाई 4 क्यों आता है, लेकिन पता है 4 आता है, क्योंकि आपने रटा है इसलिए पता है ना 4 आता है। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, आप अंडरस्टैंड करते हो कि भाई 4 क्यों आता है। और ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, वो कभी काम आता है जो अपर प्राइमरी, जैसे 5वीं से लेके आप 12वीं तक अगर आप हो, तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल में काम आता है, आपको समझना पड़ेगा चीजों को। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अंडरस्टैंडिंग लेवल का। हाउ प्लांट ग्रो बाय लिंकिंग सनलाइट एंड वाटर। तो यहाँ पे आपको समझाया जाता है ना। अभी यही चीज अगर मैं केजी को बच्चे को पढ़ाऊंगा तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि भाई ये प्लांट प्लांट क्या होता है, उसको बोलने को भी नहीं आता अभी तो, है ना। अब बात करते हैं टेलिंग व्हाई अर्थ रोटेट्स यूजिंग अ ग्लोब। समझ लो, अर्थ क्यों, पृथ्वी क्यों घूमती है, तो थोड़ा तो बच्चे का इंटेलिजेंस होना चाहिए ना, तो इसलिए ये बड़े बच्चों के लिए रखा गया है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब बात करते हैं टीचिंग हाउ रेन फॉर्म्स बाय शोविंग स्टीम टर्निंग इनटू वाटर। अभी जैसे मैंने अभी, आप बड़े हो तो आपको पता है कि बारिश क्यों आती है। दरिया का जो पानी है वो सूरज की गर्मी की वजह से बाष्पीभवन होता है, बादल बनते हैं और बारिश आती है। यही चीज अगर मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा तो उसको थोड़ी समझेगा। इसलिए अंडरस्टैंडिंग लेवल को थोड़ा अपर क्लास वाले को रखा गया है, 5वीं से लेके 12वीं वाले तक। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल के फायदे और नुकसान क्या होते हैं। फायदा ये है कि डीप लर्निंग मिलती है। दूसरा है गुड इंटरेक्शन। टीचर के साथ बच्चे जो है घुल मिल सकते हैं, क्योंकि थोड़े मैच्योर हो जाते हैं बच्चे। बेटर रिटेंशन होता है, आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा चीज, बराबर है। आफ्टर दिस लेवल स्टूडेंट कैन एंटर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। जो आगे आएगा रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है ना, वो बहुत बड़े बच्चों के लिए होता है, जो मैच्योर होते हैं, जो सेल्फ लर्नर होता है ना, उसके लिए होता है। अब आगे बढ़ते हैं तो अंडरस्टैंडिंग लेवल का डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले तो ये टाइम कंज्यूमिंग है दोस्तों, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा होता है, सिलेबस भी बड़ा होता है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अब बात करते हैं रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन। बच्चे का जो माइंड होता है ना, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए टीचर के साथ, तो ही उसको समझेगा।
अगर नहीं समझा तो मिसकॉन्सेप्ट बन जाता है माइंड में। तीसरा है टीचर्स का जो इफोर्ट होता है वो बहुत ज्यादा रहता है। अगर आप 10th में टीचर्स के इफोर्ट देखोगे, जो बोर्ड एग्जाम आती है, तो कैसे वो लोग बेचारे भागते हैं कि भाई बच्चों को पास करना है, पढ़ाना अच्छे से है। फिर हॉल टिकट के बारे में फॉर्म खुद, कभी कभी तो खुद भर के दे देते थे यूनिवर्सिटी को, आई मीन बोर्ड जो होती है उसको, कि भाई बच्चों के स्पेलिंग में कोई गलती ना हो और हॉल टिकट बराबर आए। बराबर है। तो ये टीचर्स का एक्टिव रोल इसमें बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में, जो हंट का कॉन्सेप्ट है। अब मैं एमसीक्यू में पूछेगा रिफ्लेक्टिव कौन, तो हंट ऐसा बोल देने का तुरंत। रिफ्लेक्टिव जो है वो हाईएस्ट लेवल के लिए होता है। जैसे अगर आप डिग्री पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको एक्चुअली में, अगर आप एलएलबी की स्टडी कर रहे हो, तो आपको फिर कॉन्सेप्ट पहले समझ में आने चाहिए। उसके बाद आप रियल वर्ल्ड में क्या बोलते हैं, केस सॉल्व कर पाओगे ना। अगर आप रट्टा मारोगे तो क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन नहीं ला पाओगे केसेस का। दूसरा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, एक्चुअली में प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये बच्चे जो बहुत बड़े होते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल में, वो पढ़ी हुई चीजों को रियल लाइफ में इस्तेमाल करना जानते हैं। राइट। रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद आता है, यानी कि वो लास्ट स्टेज है अंडरस्टैंडिंग लर्निंग का। रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो लर्निंग का लास्ट स्टेज है। चौथा है क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाती है रिफ्लेक्टिव लेवल में। रिफ्लेक्टिव लेवल में मेनी इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं स्टूडेंट और टीचर के साथ। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अगर आप डिग्री कॉलेज में आप खुद भी पढ़े होगे, तो कभी कभी टीचर्स बुक भी नहीं खोलते। क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना डिग्री लेवल में, उनको ऑलरेडी 50-60% तो पता ही होता है, कभी कभी तो 100% पता होता है कि टॉपिक क्या है। तो टीचर कभी कभी डायरेक्टली शुरू कर देते हैं स्टोरी की तरह। ऐसा नहीं कि बुक खोला, एक एक चीज शब्द पढ़े फिर समझाया। समझ रहे हो। अभी आपको एफआईआर तो पता है क्या होता है, तो टीचर डायरेक्टली मीनिंग और उसके मीनिंग और सेक्शन ये सब चालू कर देंगे। एक एक चीज नहीं पढ़ाएंगे, एफ किसको बोलते हैं, आई किसको बोलते हैं, आर किसको बोलते हैं ना। तो ऐसी चीजें हैं दोस्तों। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल और ऑर्गेनाइज। जैसे मेमोरी लेवल में क्या होता है, कुल मिला के समझो एक सब्जेक्ट की एक ही किताब है। तो इसमें ऐसा नहीं होता। अभी समझो मुझे लॉ ऑफ टॉट्स पढ़ना है, तो एक ही सब्जेक्ट की अलग अलग ऑथर की अलग अलग किताबें आती है। तो मुझे चुनना पड़ेगा कि मुझे कौन से ऑथर की भाषा अच्छी लगती है समझने के लिए, पढ़ने के लिए, है ना। तो मैं वो चुनूंगा। तो यहाँ पे स्टडी ऑर्गेनाइज नहीं होता, आपको खुद के लिए मटेरियल बनाना है, खुद की नोट्स बनानी है और पढ़ना है, फिर पास होना है एग्जाम में। स्टूडेंट कैन यूज देयर माइंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका, कि भाई आप खुद प्रैक्टिकली सॉल्व करें प्रॉब्लम को। खास करके जो ये जो होता है ना एलएलबी के बच्चों के लिए, तो ये प्रैक्टिकल रिफ्लेक्टिव लेवल बहुत अच्छा होता है। क्योंकि उनको पहले तो उनको कानून पढ़ना पड़ता है, फिर उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना पड़ता है। अब आगे जाते हैं तो रिफ्लेक्टिव लेवल के एग्जाम्पल क्या होते हैं। सबसे पहले तो केस स्टडी। आपने विशाखा का केस पढ़ा होगा, केशवानंद भारती का केस पढ़ा होगा। तो यही केस को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव। तो उसमें जो जज थे, समझो विशाखा के जज केस में जजमेंट पास हुआ, तो वो जज ने पास किया रहेगा ना। जज केस कब पास करके, जब उन्होंने कानून पढ़ा है, फिर उस कानून को रियल लाइफ में यूज किया, उन्होंने अपना माइंड लगाया कि भाई ये केस को सॉल्व करना है, तब जाके वो लैंडमार्क जजमेंट बना ना। तो इसलिए ये केस स्टडी को बोला जाता है। दूसरा है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट करोगे, जब आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो, तब जाके आप एक्सपेरिमेंट कर पाओगे ना। अगर आप एकदम आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, वरना आप हो सकता है बम की तरह लेबोरेटरी फट जाए आपके साथ दूसरे भी मर जाएंगे बेचारे। अब बात करते हैं रिफ्लेक्टिव के फायदा नुकसान क्या है। सबसे पहला फायदा ये है क्रिटिकल थिंकिंग। आप इतने बड़े लेवल पे पहुंच जाते हो, आप एलएलबी करते हो, मास्टर्स करते हो, पीएचडी करते हो, तो आपका क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाता है। आपको मीनिंग पता होता है, कॉन्सेप्ट पता होता है, आपको रियल लाइफ में उसको यूज कैसे करना है वो भी पता है। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो मैंने जज वाला एग्जांपल दिया, केस स्टडी वाला, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे ना। उन्होंने पहले कानून पढ़ा, फिर उन्होंने क्या किया, केस को सोल्व किया, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। तीसरा है स्टूडेंट्स एक्टिवली एंगेज विद द टीचर। मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया था, कभी कभी टीचर बुक भी नहीं खोलते, डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी इतने बड़े होते हैं, उनका माइंड मैच्योर होता है, उनको टॉपिक पहले से ही पता होता है कि भाई इसका आंसर ये है। तो स्टूडेंट्स टीचर्स जो है वो ऐसी चीजें पढ़ाएंगे जो स्टूडेंट्स को शायद ना पता हो, है ना। स्टूडेंट यूज देयर ओन माइंड टू फाइंड द सॉल्यूशन। राइट। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, बच्चे इतने बड़े होते हैं कि भाई को खुद का प्रॉब्लम जो है वो खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन पढ़ी है बचपन से लेके अब तक। राइट। अब बात करते हैं सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या है, कि स्टडी मटेरियल ऑर्गेनाइज नहीं होता दोस्तों। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है रिफ्लेक्टिव लेवल का।
आज मैंने खुद ने भी मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन कोई भी बुक मैं उठाता हूँ तो मेरे को एक ही सब्जेक्ट में 5 बुक मिलेगी, लेकिन मेरे को फिर ढूंढना पड़ता है कि भाई कौन सा अच्छा है, कौन सा मेरे को नहीं जमेगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, और एक बुक में सब होता भी नहीं है। बचपन में क्या होता था, ABCD A to Z वो तो हर किताब में होगी होगी ही, इसलिए वो ऑर्गेनाइज है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन कानून बड़ा चीज ही इतनी बड़ी है कि एक किताब में आप रख ही नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ मिस आउट होएगा ही। तो उसके लिए फिर दूसरी किताब पढ़ो, तो उसमें भी नहीं मिला तो ऑनलाइन देखो गूगल पे। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है रिफ्लेक्टिव लेवल का। तो मैंने बहुत आसान भाषा में आपको ये बताया कि भाई क्या होता है लेवल्स ऑफ टीचिंग। शुक्रिया।